बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद के बाद जो उपागम दृष्टिकोण विकसित हुआ वो उत्तर व्यवहारवाद है। इसके प्रवर्तक भी डेविड स्टन हैं। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो यह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो मूल्य प्रधान दृष्टिकोण था एवं आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो तथ्य प्रधान था के बीच उचित तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया है। यानी तथ्य और मूल्य दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया है, क्योंकि परंपरागत जो उपागम के समर्थक थे वो मूल्यों पे ज़्यादा बल देते थे, तथ्यों की उपेक्षा करते थे। व्यवहारवादी जो थे वो तथ्यों पे ज़्यादा बल देते थे, मूल्यों की उपेक्षा करते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद दोनों के सामंजस्य और समन्वय पर बल देता है। माइकल हैस व थियोडर एल बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है, और इन दोनों के अंतर विरोधों एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण है। एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिख पड़ते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय लक्षण मूल्य तथा द्वितीय का वैज्ञानिक लक्षण वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही मौजूद हैं। तो भी उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के ही समान नहीं, उनसे भिन्न भी है। एस एल वेस्बी ने उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने ही एक दूसरे के दृष्टिकोणों में मौजूद श्रेष्ठताओं यानी गुणों को स्वीकार कर लिया है। अब हम चलते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या हैं। पहला कारण है, व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। देखिए, व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी ये थी कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के जो सूक्ष्म अंतर था उसको समझने में असफल रहा। अपने इसी दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक विकसित करने की कोशिश की, किंतु ये संभव नहीं था। अतः व्यवहारवादियों की इस मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। जो दूसरा जो कारण था वो ये था, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का दावा था कि वे मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करके मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियम बना सकते हैं, और वे इन नियमों के आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित व सही भविष्यवाणी भी करने में सफल हो सकते हैं। किंतु वास्तव में मानव का जो व्यवहार है उसका वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मानव व्यवहार पल प्रतिपल बदलता है, चेंजेबल है, और इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियमों का निर्माण संभव था और न ही सही भविष्यवाणी की जा सकती थी। व्यवहारवाद की इसी असफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की धारणा का उदय हुआ। तीसरा कारण है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर मात्र तथ्यों पर बल दिया और मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। अपने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखांत घटना तथा गटर की विजय कहा जाने लगा। लेकिन वास्तव में राजनीति विज्ञान के संतुलित अध्ययन के लिए तथ्य और मूल्य दोनों का ही अपना अपना महत्व है।
व्यवहारवाद के इस दोष के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट जो कारण है वो है व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग की सभी प्रमुख सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा की। उनके समय की प्रमुख समस्याएं थी, जैसे कि उस समय शीत युद्ध का वातावरण था, साम्यवाद के प्रसार का भय था, आणविक यानी न्यूक्लियर युद्ध का खतरा था, नव स्वतंत्र अफ्रीशियाई देशों में तानाशाही शासनों के बढ़ने की संभावनाएं थी, अमेरिकी समाज में नस्लीय यानी काले गोरों के दंगे थे, नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहे थे, अमेरिका का वियतनाम के अघोषित युद्ध में शामिल होना और इसके खिलाफ अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलनों का होना, विश्व स्तर पर जनसंख्या के विस्फोट व गरीबी की समस्याएं इत्यादि। व्यवहारवादियों ने अपने समय की इन ज्वलंत समस्याओं के प्रति तटस्थता और उदासीनता का रुख अपनाया, जबकि संपूर्ण समाज की नज़र में यह उनकी बौद्धिक जिम्मेदारी थी कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करते। वस्तुतः इन समस्याओं के प्रति उनकी निष्क्रियता ने उनके समय की दृष्टि से अप्रासंगिक भी उनको बना दिया था। नेक्स्ट जो कारण है उदय का वो था उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग है। राजनीति विज्ञान के परंपरावादी एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोणों की कमियों एवं उनके आपसी विरोध ने ये स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति विज्ञान को ऐसी अवधारणा की आवश्यकता है जो इन दृष्टिकोणों के दोषों से मुक्त हो, किंतु उसमें इन दोनों के गुण पर्याप्त मात्रा में हों। और वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद ने हमारे युग की इस मांग की पूर्ति की है और इसे ही इसकी उत्पत्ति का एक मूल व भावात्मक कारण माना जाता है। अब हम चलते हैं उत्तर व्यवहारवाद जो है वो वस्तुतः किन किन मान्यताओं, सिद्धांतों, विशेषताओं एवं लक्षणों पर आधारित है। देखिए, जो पहली इसकी जो मूल मान्यता या विशेषता है वो है तकनीक से पहले सार का महत्व है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है, किंतु अपने इस प्रयास में वे शोध के उद्देश्य की उपेक्षा करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य का भी महत्व है। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय करना चाहिए, तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य या सार है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, यानी तकनीक सार से बड़ी नहीं है। उनका निष्कर्ष है कि शोध के लिए तकनीक की ज़रूरत तो होती है, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य होता है जिसके लिए उस तकनीक को अपनाया जाता है। तभी तो उत्तर व्यवहारवादियों का नारा है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है उत्तर व्यवहारवाद का सामाजिक परिवर्तन पर बल देना। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और उन मूल्यों का समर्थन नहीं करते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक परिवर्तन के विरोधी यानी रूढ़िवादी बन जाते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। तीसरा जो जो इसकी विशेषता है वो है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकरण कर दिया जाए
अपितु उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के हल में यथासंभव सहयोग दे। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मूल्य राजनीति का अध्ययन का अभिन्न अंग है। उत्तर व्यवहारवादी साफ मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। मानव समाज के संदर्भ में उनका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा है और न हो सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो ये है कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की भी अहम भूमिका है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका रही है। उनका यह बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों ताकि मानव सभ्यता व इसकी उपलब्धियों की रक्षा संभव हो सके। नेक्स्ट जो है विशेषता इसकी वो है कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों है। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की घोर उपेक्षा कर दी। और व्यवहारवादियों की एक बड़ी भूल ये भी थी कि उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक और सारहीन ज्ञान अर्जन किया जिसका सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से कोई क्रियात्मक महत्व ही नहीं था। नेक्स्ट और अंतिम है व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों ने ये भूल की कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया और वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि इन सभी संस्थाओं एवं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि यदि राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों का व्यक्तिगत स्तर पर यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें तो उससे संबंधित संघों व संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाओं पर। उत्तर व्यवहारवाद भी आलोचनाओं से परे नहीं है। पहली आलोचना है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है। सिद्धांत की दृष्टि से हम एक संतुलित विचार कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में इसे उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पैदा हुए हैं। मूल्य एवं तथ्य दोनों ही महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं, जो व्यवहार में संभव नहीं है। दूसरा इसकी जो कमी है वो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि ये तकनीक से पहले सार को महत्व देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और तब तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि के लिए करते हैं। इस प्रकार का अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है और यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी कमी है वो ये है कि तृतीय विश्व के लिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद में अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व अर्थात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक अस्थिरता की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित ही महत्व है। नेक्स्ट आलोचना यह है कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है और उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। धन्यवाद।